महाराष्ट्र में आज फिर कोरोना ने लगाई है छलांग। 13,659 नए केस, 54 मरीजों की मौत। मुंबई में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1539 नए केस, 5 लोगों की मौत हुई। नागपुर में कोरोना विस्फोट, आज 1710 नए केस, 8 मरीजों की मौत। नासिक में आज कोरोना के 1330 नए मरीज सामने आए, 6 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में निजी अस्पतालों में 24 घंटे और 7 दिन लग सकेगी। वैक्सीन लगाए जाने पर किया जाएगा विचार। पिछले वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की बीएमसी की तैयारी। कल महाशिवरात्रि के त्योहार पर सरकार ने जारी की हैं गाइडलाइंस। मंदिर में एक समय में 50 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं। सरकार की ओर से कोरोना के देखते हुए अपील, घर पर ही करें पूजा। मंदिरों से कहा गया लोगों को ऑनलाइन करवाएं दर्शन। सीएम उद्धव ठाकरे ने फिर से लोगों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की ताकि दोबारा लॉकडाउन की जरूरत न पड़े। विवादित पुलिस अफसर सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से किया गया ट्रांसफर। फडणवीस बोले वाजे को बचा रही है सरकार। ठाणे के एटीएस दफ्तर में पहुंची मनसुख हिरेन की पत्नी और बेटे। 5 घंटे तक परिवार के लोग वहीं मौजूद रहे। मनसुख हिरेन केस पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन देलकर को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर। आरोपियों पर सुसाइड के लिए उकसाने के अलावा वसूली का भी आरोप है। मरीन ड्राइव एक होटल में की गई थी। देलकर ने सुसाइड। मोहन देलकर सुसाइड केस की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किया है एसआईटी का गठन। गृह मंत्री देशमुख ने कहा देलकर ने सुसाइड नोट में लिखा है यूटी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम। नौसेना में शामिल हुई आईएनएस करंज हमलावर पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में बनकर हुई है तैयार। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर शानदार कार्यक्रम, कई चरणों के परीक्षण के बाद नौसेना में शामिल की गई। करंज आधुनिक फीचर से लैस दुश्मन की नजरों से बचकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। पुणे में एक्सप्रेस वे पर ट्रेलर और ट्रक के बीच भयंकर टक्कर हुई। दोनों ट्रकों में आग लगी। एक ट्रक में केमिकल होने से भड़की थी आग। हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर रोका गया ट्रैफिक। बीजेपी सरकार में 33 करोड़ पेड़ लगाने की ड्राइव की जांच कराएगी ठाकरे सरकार। विधानसभा में किया जांच कमेटी का ऐलान। अर्थव्यवस्था में रिकवरी के अगले 5 साल में पीएलआई स्कीम सरकार की भरेगी झोली। 40 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई का अनुमान। ओईसीडी ने बढ़ाया है भारत के विकास का अनुमान। 2021-22 में 12.6% विकास दर रहने के अनुमान जताया गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फरवरी में नई पॉलिसियों के प्रीमियम से हुई जबरदस्त आमदनी। पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी। भारत में अगले 3 महीने में शुरू हो सकती है 5G सेवाएं। चुनिंदा क्षेत्रों से होगी शुरुआत। रिटेल सेक्टर में 2030 तक 2.5 करोड़ नए रोजगार आने की संभावना। अगले 10 सालों में $125 अरब के रिटेल एक्सपोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हिरेन मनसुख की मौत का मामला आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में छाया रहा। 2 दिन से विपक्ष के निशाने पर रहे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है। अंबानी के घर के आगे जिस कार में विस्फोटक मिला था वो मनसुख की कार थी। कुछ रोज पहले मनसुख का शव ठाणे क्रीक में मिला। 9 वाजेला त्या सध्याच्या जागेवर त्याला हलवलं पाहिजे। त्या ठिकाणाहून त्याला आम्ही हलवून दुसऱ्या जागेवर त्याला देणार आहोत असा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। विपक्ष के दबाव में आकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया कि सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है, पर पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर विपक्ष के हमले रुक नहीं रहे। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज दावा किया कि मनसुख हिरेन का मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ किया गया और महाराष्ट्र सरकार चाहती ही नहीं कि इस केस की निष्पक्ष जाँच हो। अगर ये जिस प्रकार से हत्या नजर आती है और जिस प्लानिंग के साथ हत्या की गई है, जिनको इन्वेस्टिगेशन समझता है, ऐसे ही लोग इतने प्लानिंग के साथ हत्या कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों ने जानबूझकर, क्योंकि वो जानते थे कि टावर लोकेशन निकाला जाएगा, और इसलिए जानबूझकर ये भी हो सकता है कि अलग अलग टावर लोकेशन पे 2 अलग अलग मोबाइल दिखाए हो, लेकिन ये मोबाइल या सिम कार्ड नहीं मिलेंगे, ये मुझे पक्का पता है। 5 मार्च को ठाणे क्रीक में मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। मनसुख की मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। मनसुख की पत्नी ने एफआईआर में सचिन वाजे को मनसुख का कातिल बताया है। फडणवीस ने सरकार पर वाजे को बचाने का आरोप लगाया। जिस प्रकार के सबूत उनके खिलाफ प्राप्त हुए हैं, इसके चलते
उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, किंतु राज्य सरकार का आशीर्वाद उनको प्राप्त था और इसलिए हम पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी बातें उनके पास है कि जिनके चलते राज्य सरकार सचिन वाजे जैसे एपीआई पर कार्रवाई करने के लिए डरती है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और सांसद मोहन डालेकर की सुसाइड के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। फाशी देऊन टाका आणि मग तपास करा, याला काय अर्थ नसतो। ही पद्धत तपासाची असत नाही, ही सरकारची पद्धत नाही। सरकार त्यांनी सुद्धा यापूर्वी चालवलेल्या आम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत होतो, परंतु जे एक चित्र निर्माण केले जाते की जणू काही सचिन वाजे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे, अशा पद्धतीने त्याने जे काय वाटतंय ते कशासाठी की जो कोणी सापडेल तो कोणी असला तरी त्याला दया माया क्षमा दाखवली जाणार नाही। सचिन वाजे हे पूर्वी कधीतरी शिवसेनेत होते, जरूर होते, पण त्याच्यानंतर ते मला वाटतं 2008ला वगैरे असतील, त्याच्यानंतर त्यांनी कुठेही सदस्यत्व पूर्ण रिन्यू केलेलं नाही। फडणवीस ने उद्धव का बयान आने के बाद तुरंत फिर इस केस में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सचिन वाजेंना वकिलाची गरज नाही, सचिन वाजे करता ऍडव्होकेट उद्धव ठाकरे आहेत, त्याच्यामुळे आता त्यांना दुसरा वकील या ठिकाणी नेमण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही। ज्या प्रकारे ज्यांच्या विरुद्ध इतके पुरावे आहेत अशा व्यक्तीला माननीय मुख्यमंत्री डिफेंड करत होते, मला हे समजतच नाही की एवढं त्या माणसामध्ये काय त्याला एवढी माहिती आहे, काय त्याच्याजवळ एवढी जानकारी आहे, काय त्याचा एवढा फायदा आहे। त्यामुळे आम्हालाही माहिती आहे की तो ओसामा बिन लादेन नाही, पण मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय अशा प्रकारचे हे मात्र तुघलकी आहेत असं म्हणणं हे या ठिकाणी निश्चितपणे संयुक्तिक असेल। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी आज इस मसले में कूद पड़े और आरोप लगाया कि बीजेपी मुकेश अंबानी को घर की छत पर हेलीपैड की अनुमति दिलवाने के लिए जानबूझकर ये मुद्दा उठा रही है। आपको पता है कि उनके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, उनकी कोशिश चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से उस तरफ का कोई निर्णय नहीं हो रहा है। एक दूसरा, जो किसान का आंदोलन जो देश में चल रहा है, जिस कानून बनाने में अंबानी का बड़ा योगदान है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, उसे अंबानी का देखा जाए तो उनका शेयर बाजार में 2 से 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या भाजपा उनको सिंपत्ति दिलाने के लिए और किसान के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र के विधानसभा का समय बर्बाद कर रही है क्या? ये सवाल हमारा सवाल यहाँ पर है। सर, इससे ये सवाल है कि ये सब अंबानी ने खुद अपने घर पे करवाया, क्या आप ये कहना चाहते हैं? अंबानी के घर के पास या घर से 1 किलोमीटर दूरी पे ये गाड़ी मिली। जिस तरह से अपोजिशन ने इस विषय को उठाया कि अंबानी को उड़ाने के लिए इस तरह किया गया है, तो इसका मतलब बीजेपी और अंबानी मिलकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्या? ये सवाल यहाँ पे उठता है और इसलिए हमने सवाल खड़ा किया। अनिल अंबानी जी के हेलीकॉप्टर में 2009 में कुछ पत्थर रखे गए और घातपात बनाने का कोई उस समय में प्रश्न खड़ा हुआ। बोर्गे नाम के एक व्यक्ति के बारे में उस समय में संशय आया, लेकिन जब उस आदमी को पकड़ने की बात हुई तो दूसरे दिन उसकी लाश प्राप्त हुई। ऐसी ये घटना अनिल अंबानी के साथ हुई थी 2013 में। उस समय में दाऊद के आदमी को छोड़ने के लिए उनके ऊपर अगर नहीं छोड़ा गया तो अनिल अंबानी का घर उड़ाया जाएगा, ऐसी घटना महाराष्ट्र में हुई थी। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर कौन है सचिन वाजे। सचिन वाजे को विवादास्पद पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि 30 साल के करियर में सचिन वाजे ने 63 अपराधियों का एनकाउंटर किया। कुख्यात गुंडे मुन्ना नेपाली का सचिन वाजे ने ही एनकाउंटर किया था। 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर में मुंबई में एक बस में बमबारी हुई थी। इसमें 2 लोग मारे गए थे और 39 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी का नाम ख्वाजा यूनुस था। पुलिस हिरासत में रहते हुए यूनुस की मौत हो गई। इस मामले में सचिन वाजे और 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने का आरोप लगा। 2004 में सचिन वाजे दूसरे पुलिस वालों के साथ इस केस में निलंबित भी हुए। 2007 में सचिन वाजे ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मामले की जांच चल रही थी। 2008 में दशहरा रैली में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए, लेकिन वो पार्टी में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। 16 साल तक पुलिस की नौकरी से दूर रहे सचिन वाजे 9 जून 2020 को फिर से नौकरी में वापस आ गए, वो भी क्राइम ब्रांच में अहम पोस्टिंग के साथ। एटीएस की ठाणे यूनिट में बुधवार को मनसुख हिरेन की पत्नी और उनके बेटे बयान दर्ज करवाने पहुंचे और करीब 5 घंटे वहां रहे। एटीएस ने बुधवार को मनसुख की मौत के केस में सचिन वाजे का बयान भी दर्ज किया। वाजे ने अपने बयान में
मनसुख की स्कॉर्पियो अपने पास रखने के आरोप से इनकार किया है। एंटीलिया के सामने इसी स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें रखी मिली थी। मनसुख की पत्नी ने अपने बयान में कहा है कि नवंबर 2020 से 5 फरवरी 2021 तक सचिन वाजे ने वो स्कॉर्पियो कार अपने पास रखी थी। वाजे ने मनसुख की मौत से एक दिन पहले उनसे मिलने से भी इनकार किया। एपीआई वजह के ऊपर जो आरोप मनसुख हिरेन के परिवार ने किए हैं उस पर स्पष्टीकरण देते हुए जॉइंट कमिश्नर क्राइम मिलिंद भारंबर ने ये कहा कि क्राइम ब्रांच को ये जानकारी नहीं थी कि सचिन वजह मनसुख हिरेन को पहले से जानते हैं और मनसुख की गाड़ी वजह के पास थी, इस बात की भी उन लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी माना कि इस केस का मैग्नीट्यूड अब इतना बड़ा हो चुका है कि वजह का ट्रांसफर क्राइम ब्रांच से करना पड़ा। मुंबई से कमलेश सुतार, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आज भारत की समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है क्योंकि आज भारतीय नौसेना को साइलेंट किलर मिल गया है जिसका नाम है आईएनएस करंज, जो दुश्मन के इरादों को 440 वोल्ट का करंट देने के लिए तैयार हो चुका है। मुंबई के मझगांव डॉक पर सबमरीन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। नौसेना की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत आईएनएस करंज को जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस करंज एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसे मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। करंज को पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। के से किलर इंस्टिंक्ट, ए से आत्मनिर्भर, आर से रेडी यानी तैयार, ए से अग्रेसिव यानी आक्रामक, एन से निम्बल यानी फुर्तीली और जे से जोश यानी आईएनएस करंज। आईएनएस करंज सबसे पहले 1969 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी, जिसने 1971 के जंग में दुश्मन को पानी पिला दिया था। 2003 में रिटायर होने के बाद अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नया अवतार ले चुकी है आईएनएस करंज, जो दुश्मन को जोर का करंट देती है लेकिन बेहद शांति के साथ। देखिए, कन्वेंशनल सबमरीन है, नॉर्मल बैटरीज पे चलती है और ख़ास बात यह है कि बहुत ही साइलेंट है, स्टेल्दी प्लेटफॉर्म है हमारा। अगर आप मोटो भी देखेंगे तो नित्य निर्घोष निर्भीक हमने इसीलिए रखा है कि ऑलवेज स्टेल्दी एंड फियरलेस। तो किसी भी सबमरीन की सबसे खास बात होती है कि उसका स्टेल्थ, क्योंकि अगर एक सबमरीन ने अपना स्टेल्थ लूज कर दिया तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। तो इसकी जो अंदर नॉइस प्रोड्यूस करने वाली मशीनरीज जो हैं वो इतनी शांत हैं कि उनसे पानी में बिल्कुल भी नॉइज नहीं जाती है, जिसकी वजह से एनिमी शिप्स को पकड़ना इस सबमरीन के लिए बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आईएनएस करंज में 1000 से ज्यादा उपकरणों और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद बगैर आवाज किए ये पानी में चलने वाली दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। यही खासियत इसे दुनिया की सबसे पावरफुल साइलेंट किलर बनाती है। ये कन्वेंशनल सबमरीन एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती है। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम कर सकते हैं। ये समुद्र के अंदर 350 मीटर तक गोता लगा सकती है और समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। करंज पानी के भीतर 45 से 52 दिनों तक लगातार रह सकती है। ये भारत की पहली ऐसी सबमरीन है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। अपनी इन खूबियों के चलते आईएनएस करंज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डीजल सबमरीन्स में शामिल है और सबसे बढ़कर ये सबमरीन आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ाने के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है आईएनएस करंज। इस वक्त हम करंज पर मौजूद है और ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उस पर कामयाब उतरती है, क्योंकि ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है।
आईएनएस करंज, अगर करंज की जो बात करें तो ये बहुत ही जाना माना नाम है, लेकिन फिलहाल ये जो करंज है वो पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्निक से लैस है। आईएनएस करंज जितनी शांत है, दुश्मन पर उतनी ही तेजी से हमला करने में सक्षम है। इस सबमरीन में दुश्मन के जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो लगे हैं। सतह और पानी के अंदर एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ये समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है और जरूरत पड़ने पर मरीन कमांडो ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकती है। आईएनएस करंज को साल 2018 में समुद्र में टेस्ट के लिए उतारा गया था। तब से अब तक करंज हर टेस्ट में अव्वल रही है। 5 साल के आसपास इस सबमरीन ने लिया लॉन्च से कमीशन होने तक, लेकिन उस 5 साल में इस सबमरीन ने कम से कम भी नहीं तो 100 से 120 दिन एट सी हम लोगों ने निकाले हैं। और उस 120 दिन में इस सबमरीन ने अगर फिगर देखेंगे तो 380 से 390 ट्रायल्स, जो पूरे इन ट्रायल्स को आप वेरियस माइलस्टोन्स में काउंट कर सकते हैं, तो वो पूरे माइलस्टोन, पूरे 390 माइलस्टोन जो हमने 120 दिन में कंप्लीट किए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। करीब 70 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 1600 टन वजनी आईएनएस करंज कलवरी क्लास की सबमरीन है। इसी क्लास की 2 सबमरीन कलवरी और खंदेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। कलवरी क्लास की कुल 6 सबमरीन मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाई जा रही हैं। We all know that Indian Navy has been a strong proponent of indigenization and self-reliance in defense over the past 7 decades. At present, 40 out of the 42 ships and submarines on order, 40 are being constructed in Indian shipyards. 3 तरफ से समंदर में घिरे हिंदुस्तान के लिए आईएनएस करंज और उसके जैसी सबमरीन्स दुश्मन के इरादों पर पानी फेरती हैं। आईएनएस करंज का भारतीय नौसेना में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की चालबाजी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। कोई भी सबमरीन तब ताकतवर होती है कि उसमें से जो आवाज है वो कम से कम निकले। इसके लिए ये जो सबमरीन है वो दुश्मनी तटों के बहुत ही ज्यादा करीब जा सकती है। एक तो जो बाकी की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है वो बहुत लंबी होती है। ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये छोटी होती है, इसलिए ये आसानी से मुड़ सकती है। और साथ ही जो कोस्टल एरिया होते हैं दुश्मनों के, उसके बेहद ही करीब जाके, दुश्मनों के रेडार पर ना जाके, उनमें वो ना दिखे और बेहद ही करीबी जाकर वहां से ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं और दुश्मन पर बहुत ही बारीकी से प्रहार कर सकते हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।